दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर कुमार, इंडियन नेवी के वेटरन का नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष नौसेना, भारतीय नौसेना के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि भारतवर्ष के बहुत ही कम लोग हैं जो नौसेना के बारे में जानते हैं। वो काफ़ी चीज़ें इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जानते हैं और एयर फोर्स के बारे में भी। लेकिन नेवी हमारी वो कोस्टल एरियाज में ही ऑपरेट करती है, तो इस वजह से काफ़ी लोग भारतीय नौसेना के बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपके समक्ष कुछ चीज़ें रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय नौसेना किस तरीके से शुरू हुई, भारतीय नौसेना के आज की डेट में कितने शिप हैं, किस किस तरह के शिप हैं, सबमरीन क्या होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, और डिफरेंट क्लास के शिप्स का हमारी इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और हमारी नेवी किस तरीके से आगे 5 या 10 सालों और फिर 15 सालों में कहाँ पहुँचना जा रही हैं। हमारी भारतीय नौसेना के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक एक एक करके मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना एक बहुत ही गौरवशाली एक अंग है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश नेवी से पहले ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, भारतीय नौसेना का निर्माण हुआ और जो हमारे पास कुछ शिप थे उससे धीरे धीरे हमने अपनी नेवी की स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू हुआ। तो आपको एक इतिहास ज़्यादा ना बताकर मैं सीधे आपको लेकर आता हूँ कि मैंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था जनवरी 1983 में। तो उस टाइम की मैं नेवल एकेडमी की स्ट्रेंथ आपको बताना चाहूँगा कि नेवल एकेडमी के अंदर हम 28 लोग जो थे वो एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट, जो एक तरीके से कमीशन ऑफिसर थे, लेकिन हमें 6 महीने की ट्रेनिंग नेवल एकेडमी कोचीन में करने के बाद हमें कमीशन किया गया था। हमारे साथ में करीब करीब 34 कैडेट्स थे, और जो 34 कैडेट्स थे वो कम से कम जो है ना वो 6 साल 6 टर्म जो है वो नेवल एकेडमी में बिताते हैं। और जो एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट थे उस टाइम पे, उनकी सिर्फ एक टर्म होती थी, क्योंकि वो ज़्यादातर जो एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट थे उनमें से 12 के करीब जो हैं वो इंजीनियर्स थे, 5 जैग ब्रांच के थे, जज एडवोकेट जनरल, जैग मीन्स लॉ के क्वालिफाइड थे, 5 एजुकेशन ऑफिसर्स थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, और उनके साथ साथ कोस्ट गार्ड के 12 लोग थे, उसमें से एक इंजीनियर भी था कोस्ट गार्ड में, और कैडेट तो थे ही जैसे मैंने आपको बताया। हमारे एक कैप्टन नेवल एकेडमी होते थे, एक ट्रेनिंग कमांडर होता था, और करीब 4 से 5 ही जो है ना, सिर्फ 4 डिवीजन थे, तो कुल 5 और ऑफिसर्स रहते थे और ट्रेनिंग का स्टाफ होता था। और उस टाइम हमारे पास में छोटे बड़े 30-40 जहाज थे जो बहुत ही पुराने विंटेज के थे। तो इस तरीके से मैं 83 से शुरुआत आपकी कर रहा हूँ, लेकिन जरा आज की इंडियन नेवी के परिप्रेक्ष्य में जरा आप देखिए। हमारी इंडियन नेवी के पास में इस टाइम करीब 140-145 जो है ना बहुत ही बड़े और अच्छे युद्धपोत हैं, और उनकी जो संख्या है, जैसे मैंने बताया, 140-145 के आसपास हैं, और उसमें बहुत ही माइटी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। INS विक्रांत को हमने यहीं पर भारतवर्ष में कोचीन शिपयार्ड में बनाया है, और जिसके ऊपर करीब जो है ना 1800 से 2000 का उसका कॉम्प्लीमेंट है। ये करीब 60-65 से लेके 80 के आसपास उसमें ऑफिसर्स
और इसी तरीके से 1600-1700 जो है वो करीब सेलर्स की स्ट्रेंथ रहती है। उस पे मिग 29 एयरक्राफ्ट जो है ना वो उड़ता है, जिसको हम भारतवर्ष में ही बनाते हैं। और मिग 29 जो है वो इंडियन नेवी के पास में करीब 80 के करीब हैं। इसी तरीके से नेवी के पास में और जो हेलीकॉप्टर हैं, एंटी सबमरीन वारफेयर में इन्वॉल्व होने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, ड्रोनियर्स हैं, इसी तरीके से चेतक हेलीकॉप्टर है, लाइट वेट LWH लाइट वेट ध्रुवा हेलीकॉप्टर हमारे पास में है। इन सब की संख्या को मिलाकर यदि मैं एयरक्राफ्ट के नंबर लूँ हेलीकॉप्टर को मिला के, तो करीब 250-260 के आसपास इंडियन नेवी इनको ऑपरेट कर रही है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एक नेवी को ऐसी स्ट्रेंथ देता है कि एक पानी के ऊपर तैरता हुआ गांव स्ट्रेंथ, और उसके ऊपर जो है ना काफ़ी वेपन्स, और स्पेशली जो है उसमें एंटी सबमरीन वारफेयर के हेलीकॉप्टर्स और जो एरोप्लेन्स हैं, जैसे मैंने बताया मिग 29 हमारे INS विक्रमादित्य, और उसके ऊपर जो है वो रनवे जो है वो करीब 900 मीटर के करीब होता है, 1 किलोमीटर से भी छोटा। तो उसको टेक ऑफ करने के लिए जो सिस्टम है वो हमारे पास में एक तरीके से स्टीम ऑपरेटेड एक सिस्टम है जो एरोप्लेन को एकदम से लॉन्च करने में मदद करता है। कैटापुल्ट उसको हम बोलते हैं। तो वो एक स्टीम से चलने वाला है, और उसके साथ साथ जब वो लैंड करता है तो फिर उस लैंड को अरेस्टर वायर से एरोप्लेन को पकड़कर उसको लैंड कराया जाता है। तो ये तो हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। और सबसे बड़ी बात है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको करीब 40,000 टन के आसपास उसका डिस्प्लेसमेंट है। विक्रमादित्य का करीब जो है वो 45,000 टन के आसपास है। तो इन कैपेबिलिटीज़ को भारतवर्ष ने बना लिया है। उसके बाद में हमारे पास में 13 डेस्ट्रॉयर हैं। डेस्ट्रॉयर जो है वो एक तरीके से चलता फिरता जो है ना, एक तरीके से सबसे ज़्यादा उसमें वेपन सिस्टम जो है ना इनकॉर्पोरेट होते हैं। उसमें एंटी सबमरीन वारफेयर की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं जो हमारे पास में, उसमें बाराक मिसाइल्स लगी हुई हैं, ब्रह्मोस लगी हुई हैं जो सी बेस्ड ब्रह्मोस हैं। और ब्रह्मोस का नाम तो आपने सुना ही है कि कितनी डेडली जो एयरफोर्स और हमारी आर्मी ने ऑपरेट करी है अभी ऑप्शन दूर में। नेवी को उसका मौका नहीं मिला, पर नेक्स्ट टाइम नेवी को भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डेडली जो ब्रह्मोस हैं वो हमारे नेवी के पास में है, सी वर्जन, और वो ज़्यादातर सभी डेस्ट्रॉयर पर लगी हुई हैं। इसी तरीके से बहुत ही शक्तिशाली रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और अभी तो हमारे जो 10 बड़े शिप हैं उनको इंटीग्रेटेड वे से उनको जोड़ा भी जा चुका है। तो ये एक बहुत ही डेडली प्लेटफॉर्म है जो करीब 10,000 टन के आसपास हमारे डेस्ट्रॉयर्स हैं, वो 4 क्लास के डेस्ट्रॉयर्स हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में 17 स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं जो एंटी सबमरीन वारफेयर के अटैक करने के उसमें यूज होते हैं। और उसके बाद हमारे पास में 19 या 20 जो है ना वो कॉवरेट्स हैं, उसमें एंटी सबमरीन हैं, माइन स्वीपर्स हैं, माइन लेइंग्स हैं, लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं, टैंकर्स हैं, फ्लीट सपोर्ट शिप्स हैं, ऑक्सिलरी शिप्स हैं, फास्ट पेट्रोल बोट्स हैं, और उसके साथ साथ कमांडो की फोर्स है। और जो नेवी की स्ट्रेंथ है वो है करीब 1,30,000 1,35,000 के आसपास आजकल, और वो बढ़ती ही जा रही है। आज हमारी जो नेवल एकेडमी है एजिमोला में केरला में ऑपरेट करती है, और उसमें 1500 कैडेट के आसपास, और वहाँ पर जो है ना वो करीब 500 से 600 वहाँ पे टीचिंग स्टाफ है, और ये करीब 3,000 एकड़ में। तो ये बहुत ही एक विशाल रूप जो है ना वो नेवी ने ले लिया है, क्योंकि नेवी के ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत की कोस्ट लाइन करीब करीब हम कहते थे 7,500, लेकिन अभी काफ़ी आइलैंड ऐसे हैं जिनको हमने जोड़ा है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो करीब 8,400 किलोमीटर की एक वास्ट कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना, सी रूट से कोई भी आक्रमण भारतवर्ष में ना हो किसी भी एडवर्सरी के द्वारा। और हमारे 3 मेन जो सी पड़ते हैं,
बे ऑफ बंगाल, उधर अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, इसमें हमें देखना है। मलाका स्ट्रेट को हमें पूरा कंट्रोल रखना है। अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारी सामरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से इंडियन नेवी एक तो सुरक्षा प्रदान करती है हमारी पूरी कोस्टल उसको, और उसके साथ साथ जितना हमारा मैरीटाइम ट्रेड हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सी रूट के द्वारा हमारा कम से कम जो है ना 90 से 93% जो ट्रेड है वो सी रूट के द्वारा ही होता है। और सी रूट ठीक से ऑपरेट करे, उसके ऊपर कोई सोमालियन पायरेट अटैक ना हो, किस तरीके से सी लाइंस जो है ना हमारी खुली रहे, जिससे हमारा जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन पूरे वर्ल्ड के साथ में जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एग्जिम करते हैं, उनके लिए सारे खुले रहें। तो इंडियन नेवी में आज वो कैपेबिलिटीज़ है जो हमारे कमांडो, जो हेलीकॉप्टर फोर्स हमारे जो है ना शिप्स के ऊपर है, वो किस तरीके से ऑपरेट करती है। और जो हमारा 90% जो हमारा ट्रेड जो हम आयात और निर्यात कर रहे हैं, वो सी लेन्स जो है ना हमारी सारी ग्लोबल सी सप्लाई चेन्स को सुरक्षित करने का काम जो है ना वो इंडियन नेवी करती है। और इंडियन नेवी ने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि हम एक ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर मीन्स हाई सीज में हम ऑपरेट कर सकते हैं। और जिस प्रेसिजन्स के साथ में हाउथीज के खिलाफ हमने हमारी इंडियन नेवी ने ऑपरेशन किए हैं, जिस तरीके से सोमालियन पायरेट्स को जो है ना कंट्रोल करने के लिए भारत की नेवी ने इंटरनेशनल एक कॉपरेशन किया है, सहायता करी है, वो सभी ने उसकी सराहना की है, सभी देशों ने। तो ये हमारी एक और इंडियन नेवी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा मैरीटाइम ट्रेड हमेशा सुरक्षित रहे। इसी तरीके से जो हमारे अंडर सी केबल्स हैं उनको भी एक तरीके से प्रोटेक्शन, वैसे जो हमारे भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में वो केबल्स आते हैं, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कोस्ट गार्ड के या कोस्टल पुलिस के ऊपर जाती है। जो जहाँ पर जो नोड्स हैं, स्पेशली बॉम्बे के पास में जो हमारे अंडर सी केबल्स हैं जिसमें पूरा डेटा और कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेट करता है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोस्टल पुलिस नोड्स के ऊपर, और फिर जहाँ पर वो ले कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में, तो वो कोस्ट गार्ड की। लेकिन उसके बाद हाई सीज में जो दूसरे देशों से करीब हमारे 7 से 8 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अंडर सी सबमर्ज्ड केबल्स जो दूसरे विश्व के साथ में हमारा डेटा और इंटरनेट का जो आदान प्रदान हो रहा है, उसकी सुरक्षा हाई सी में करने का ये भी एक दायित्व इंडियन नेवी के बाद में आते हैं। इतनी लंबी कोस्ट लाइन और चारों तरफ जो है ना, एक तरफ जो है ना पाकिस्तान का जो लैंड रूट है वो इंडिया के साथ में बहुत ही कम पड़ता है, लेकिन चाइना के साथ भी है। और इंडियन ओशन में हम हमारी इंडियन नेवी जो है ना वो मेन प्लेयर है। मलाका स्ट्रेट से हम जो हैं एक वो चौक पॉइंट है चाइना के लिए, और उसमें हम अपनी जो है ना एक तरीके से सुपीरियरिटी को हमेशा बनाए रखते हैं। और दूसरी तरफ इंडियन नेवी, जैसे मैंने आपको बताया, आज 135 शिप इंडियन नेवी के पास में। जिस तरीके से मैं एक चीज़ भूल गया हूँ कि इंडियन नेवी के पास में करीब 17-18 जो हैं वो सबमरीन्स हैं। उसमें से 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो SSBN है, हमारी INS अरिहंत एंड INS अरिगात, वो हमारे काफ़ी दिन से कमीशन होके ऑपरेट कर रही हैं। उनके ऊपर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स SLBMs, जिनको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आप बोल सकते हैं, वो अंडर वाटर से लॉन्च की जा सकती है। और उसमें हमारी जो K4 और K15 जो मिसाइल्स हैं, उनकी जो रेंज है वो करीब 800-1000 किलोमीटर से 1500-1600 किलोमीटर के आसपास है, और उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी फिट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन भारतवर्ष ने प्राप्त किया है कि हम अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक ग्राउंड बेस्ड मिसाइल से हम लॉन्च कर सकते हैं। वो हमारी ग्राउंड बेस्ड साइलोज से निकलकर वो एक तरीके से स्टैटिक भी हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो काफ़ी डाइवर्स साइट्स पर फैले हुए हैं। तो कहीं से
दूसरा, हम एरोप्लेन से एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और फिर सबसे बड़ा जो डेडली है वो है हमारी न्यूक्लियर सबमरीन, जो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत हैं, जिनसे हम जो K4 और K15 मिसाइल्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन को हम छोड़ सकते हैं। और उस न्यूक्लियर वेपन में खासियत ये है कि हमारे जो ग्राउंड बेस्ड एक लॉन्चिंग पैड्स हैं न्यूक्लियर वेपन को एक मिसाइल्स के द्वारा उसको हिट किया जा सकता है, या एयरक्राफ्ट से जब हम उसको लॉन्च कर रहे हैं उसको हिट किया जा सकता है। लेकिन एक न्यूक्लियर सबमरीन जो पानी के अंदर महीनों महीनों बैठी रहती हैं, उससे जो हमारी न्यूक्लियर वेपन छोड़ने की जो कैपेबिलिटीज़ है, अब उसको हम ट्रायड कहते हैं कि तीनों जगह से हम न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ सकते हैं अपने मिसाइल्स द्वारा। तो ये एक बहुत ही डेडली स्टेल्थ है जिसका पता कर दी। तो ये म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये यदि एक न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट होती है तो जो हमारा एक तरीके से न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है उसमें ये है नो फर्स्ट यूज़, की हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो हमारा एक तरीके से हम लॉन्च करेंगे न्यूक्लियर, तो वो दूसरे एडवर्सरी को या अपने एनिमीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन करने की कैपेबिलिटीज हमारे में आ गई है। और वो इसलिए आई है क्योंकि न्यूक्लियर प्रोपल्ड जो न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाले हमारे पास में सबमरीन है, उसके अंदर हम ऐसी मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन को छोड़ सकती है। अभी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन भी आईएनएस अर्दिमन भी कमीशन होने वाली है, वो ऑपरेट कर रही है, और ये हैं 6 से 7,000 टन की जो हैं, और ये मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन इसके बाद एक S4 है जिसका नाम जो है ना अभी वो भी ट्रायल्स कर रही है, और जो ये 4th SSBN है उसका टनेज जो है ना वो करीब 12 से 13,000 टन डबल हो गई हैं। तो डबल यदि हुई हैं तो उसका मतलब ये है कि उस पर जो एक रिएक्टर हम 80 से 90 मेगावाट इलेक्ट्रिक का जो यूज कर रहे थे अपनी सबमरीन पर, तो उस पर वो डबल द कैपेसिटी का रिएक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर इंस्टॉल किया गया है। तो उसमें लगने वाली मिसाइल की संख्या, उनकी रेंज जो K6 है वो सारी की सारी बढ़ जाएंगी, और वो 5 से 6,000 या 8,000 किलोमीटर तक भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास में, और उसके साथ साथ हमारे पास में 15 या 16 कन्वेंशनल सबमरीन है, जिसमें 6 नई तरह की सबमरीन जो कावेरी, खंडेरी इस सीरीज की, या वागीर, वेला, इसकी तरह की जो 6 सबमरीन है अभी कन्वेंशनल, और उससे अलग जो 8-9 के करीब हैं वो EKMs जो हमने रशिया से ली थी। रशिया से हमने एक लीज पे INS चक्रा 3 भी ली थी, जो हमने ऑपरेट करी है, बस 2021 में हमारी लीज खत्म, तो हमने वापस कर दिए। तो इस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन को और सारे शिप्स को लगाकर हमारी संख्या करीब 140 है। तो दोस्तों ये तो आपने कैपेबिलिटीज़ देख ली। तो एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए हमारे पास में डेप्थ चार्जेज हैं, हमारे पास में जो टॉर्पीडोज हैं, और टॉर्पीडोज भी एक्सटेंडेड रेंज के हैं। नीचे कुछ अंडर वाटर सबमर्सिबल व्हीकल्स भी जो हैं वो हैं, और सबमरीन के खिलाफ माइंस लिंक करने की कैपेबिलिटीज़ भी हैं। सबमरीन को रेस्क्यू करने के लिए सबमरीन रेस्क्यू शिप भी हमारे पास में है। तो इन सब कैपेबिलिटी, रीफ्यूलिंग की कैपेसिटी हमारे पास में। फिर दूसरा, इतनी बड़ी जो कोस्टल लाइन है उसके ऊपर सर्वेलेंस के लिए भी हमारे पास में जो है ना वो पोजेडियन जो है ना P-15I करके जो है ना हमारे पास में करीब 12 के करीब जो हैं वो इस तरह के एयरक्राफ्ट भी हैं, ड्रोन की स्क्वाड्रंस भी हैं, जो ISR इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइसेंस के लिए जो है ना हम प्रयोग करते हैं। अब देखना है कि भारतवर्ष आज जो है उसमें क्या हो रहा है। ये तो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, और हमारी कैपेबिलिटीज जो हैं आज वो एक तरीके से इंडियन ओशन में सी डिनायल की और सी कंट्रोल की कैपेबिलिटीज भी हमारे पास है। थोड़ा सा सी डिनायल एंड सी कंट्रोल की मैं यदि आप बताऊं तो आज विश्व के अंदर एक ही नेवी है, वो US नेवी, जिसके पास में करीब 11 या 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा डेस्ट्रॉयर 65 के खिलाफ सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन और दूसरे
जो है ना 1000 के करीब जो है ना वो एयरक्राफ्ट है। तो वो एक तरीके से कहीं भी सी को जब ऑपरेट करते हैं उसमें वो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, और एक एडवर्सरीज की नेवी को बिल्कुल सी डिनायल उस पर्टिकुलर एरिया में की जा सकती है। तो एक तरीके से हम अपनी इन कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम सी डिनायल की फिलॉसफी में ये है कि इंडियन ओशन में हमारा पूरा कंट्रोल है, मलाइका स्ट्रेट पे हमारा कंट्रोल है, और जो हमारे एडजॉइनिंग एरियाज हैं बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में भी हमारी जो है वो इंडियन नेवी काफ़ी शक्तिशाली है। तो हम पूर्णतः सुरक्षित है। लेकिन इंडियन नेवी बहुत ही एस्पिरेशनल नेवी है। हम अपनी ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज को पूरा दिखा चुके हैं कि हम हाई सीज पर ऑपरेट, लेकिन अब हम पूरी शक्तिशाली तरीके से किस तरीके से अपने फ्लीट को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, डेस्ट्रॉयर्स को, फ्रिगेट्स को और दूसरी तरह के वेपन सिस्टम्स को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करें। तो आज हमारी एस्पिरेशंस हैं ब्लू वाटर नेवी ट्रू सेंस, जिसमें सी डिनायल, सी कंट्रोल को धीरे धीरे हम पैदा करेंगे, और उसके साथ साथ मल्टी रीजनल एस्पिरेशंस कि हम कहीं पे भी हाई सीज में जो है ना वो ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा, हम एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि हमारी कभी भी मैरीटाइम सप्लाई चेन कभी भी हमारी वो असुरक्षित ना हो। तो इतने बड़े उसको देखने के लिए इसी तरीके से जो एस्पिरेशंस है नेवी की, उसको भारत की जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री हैं या हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन सभी का, या हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उस विजन को सपोर्ट करने के लिए ये एक बहुत ही खुशी का विषय है कि आज भारतवर्ष ने INS तमल, जो लास्ट एक स्टेल्थ फ्रिगेट जो रशिया से हमने अभी कमीशन किया था 7-8 महीने पहले, वो हमारा लास्ट शिप होगा जो बाहर बना है और जिसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। अब इंडियन नेवी की एक पॉलिसी हो गई है कि इंडियन नेवी के अंदर सभी चीज़ें, वो चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, न्यूक्लियर सबमरीन हो, कन्वेंशनल सबमरीन हो, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली सबमरीन्स हो, उन सभी को भारतवर्ष में ही बनाया जाएगा। भारतवर्ष के एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो हमारे प्लेन उड़ेंगे, जो हेलीकॉप्टर्स उड़ेंगे, जो UAV अनमेन्ड एरियर व्हीकल्स या ड्रोन्स उड़ेंगे, वो सारे भारतवर्ष में ही बने होंगे। दूसरा, जो अंडर वाटर सबमर्सिबल व्हीकल, और आप कह सकते हैं अनमेन्ड सबमर्सिबल व्हीकल्स जो हैं या अनमेन्ड अंडर वाटर सिस्टम्स जो हैं, वो सारे के सारे जो है ना भारतवर्ष में बने होंगे। एक्सटेंडेड रेंज के जो टॉर्पिडोज होंगे, जो डेप्थ चार्जेज होंगे, या और दूसरी जो है ना वो एंटी सबमरीन वेपन्स को जो लगाया जाए, वो सारे भारतवर्ष में ही बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारतवर्ष में करीब 55 से 56 शिप्स जो है ना वो हमारे शिपयार्ड्स में, जो डिफेंस के शिपयार्ड्स हैं, जिसमें गोवा शिपयार्ड से मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बहुत बड़ा शिपयार्ड है मुंबई के अंदर, और उस GRSC गार्डन रीच का जो है वो कैलकाटा में है, और विशाखापत्तनम में HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन के अंदर है, जिसने अभी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। और जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन हो, उसमें शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम जो इंडियन नेवी के अंदर काम करता है, और वो प्राइवेट प्लेयर जो है ना वो L&T के साथ काम कर रहा है। तो ये 55 शिप जो है ना बन रहे हैं। अब देखते हैं कि कितनी अप्रूवल्स जो है ना वो गवर्नमेंट इंडिया ने, अब एक जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, वो कितनी जो है ना वो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कि हम तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना वो बनाएंगे, जो अभी डिफेंस का जो हमने 15 इयर्स विजन पॉलिसी, विजन डॉक्यूमेंट एक तरीके से हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी ने देश के समक्ष रखा है। तो उसमें भारतीय नौसेना के लिए क्या है, मैं उसका जिक्र करूंगा। तो उसमें हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, और उसका टनेज जो होगा वो INS विक्रांत से डबल होगा। तो हम करीब करीब 80, 85 या 90 हज़ार टन का जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। उस एयरक्राफ्ट के अंदर जो है ना ट्विन इंजन 2 हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे, और जिनकी क्षमता जो है ना वो करीब 190-200
मेगावाट होगी, मतलब एक एक की, और वो ट्विन्स होंगे कम से कम दोनों तरफ, स्टारबोर्ड साइड और पोर्ट साइड वो लगेंगे। और उसके अंदर जब कैपेसिटी इतनी होगी तो 4 से 4,500-5,000 लोग जो है ना उसके ऊपर रहेंगे। उसके ऊपर जो हम मिग 29 बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, लेकिन आगे जो हम तेजस MK2 नेवी का वर्जन जो डेवलप हम कर रहे हैं, जिसमें सफ्रैन के कोलैबोरेशंस में हो सकता है, और जो हमने 26 राफेल का जो ऑर्डर जो है वो राफेल मरीन के लिए जो यूज होगा उसका जो ऑर्डर किया है वो ऑपरेट करेंगे। और फिर तेजस MK2 जैसे मैंने बताया वो कावेरी का जो नेक्स्ट जो हम इंजन जब तक हम डेवलप करेंगे वो उसके ऊपर लगेगा। तो तेजस MK2 में हम मरीन वर्जन भी बनाने शुरू कर देंगे भारतवर्ष के अंदर ही। और फिर एमका में भी जो हमारा एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के लिए बनेगा वो नेवी वर्जन भी उसमें हम जो है ना डेवलप करेंगे। तो ये 5th जनरेशन है, और जब हम 6th जनरेशन के लिए जाएंगे एमका में फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो उसमें नेवी का कार्य भी साथ साथ चलता रहेगा। इसी तरीके से जब हम कावेरी डेरिवेटिव इंजन्स केडीज का हम यूज करेंगे, जिसमें करीब 48 के करीब किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है उसको हम एमकाओ जो है ना हम उस पर यूज करेंगे। जो हमारा जो है ना एक तरीके से ऑटोनोमस कॉम्बैट एयर व्हीकल है अकाओ, उसके ऊपर हम यूज करेंगे कावेरी डेरिवेटिव इंजन। और उसका प्रयोग जो हम घातक यूए में है वो घातक में हम करेंगे। तो घातक में मरीन वर्जन भी रहेगा जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से हो जाएगा। तो ये एक विजन डॉक्यूमेंट है, और इसकी जो कॉस्ट है वो करीब करीब 70,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ तक वेरी करेगी। उसके बाद में जो सैंक्शन मिल चुकी है वो मिल चुकी है P-75I इंडिया, जो 6 सबमरीन मझगांव डॉकयार्ड बनाएगा। जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है फॉर द एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो जो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन थी उनकी जो एक क्षमता थी सी के अंदर अंडर वाटर रुकने की क्षमता वो 5 से 6 दिन थी। फिर उनको जो है ना ऊपर आकर जो है ना स्नॉटिंग करनी पड़ती थी, ऑक्सीजन को इनटेक करना पड़ता था बैटरी चार्जिंग के लिए। तो उस लिमिटेशंस को बढ़ाने के लिए कम से कम 1 महीने के लिए या 25 दिन या 1 महीना बढ़ाने के लिए अब जो 6 सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन उनके ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। तो ये करीब करीब जो है ना 48,000 करोड़ का जो है एक बजट जो है ना वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन नेवी के लिए ऑलरेडी पास कर दिया है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन वो MDL में TKMS जर्मनी के कोलैबोरेशन में शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जो 3 न्यूक्लियर सबमरीन है, जैसे मैंने बताया था अभी तक INS अरिहंत, INS अरिघात, INS अरिदमन, ये तीनों हमारी SSBN हैं, और ये हैं करीब 6 से 7,000 टन की, और K4 और K15 बैलिस्टिक मिसाइल्स की। लेकिन जो हमारी S4 SSBN है उसके ऊपर रिएक्टर की क्षमता भी डबल हो गई है, और इनके मिसाइल्स के नंबर भी बढ़ गए हैं, और मिसाइल्स की रेंज भी बढ़ गई है। तो इसी तरीके से जो 3 सबमरीन हैं जिसके ऑलरेडी जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया, वो अब हम SSN वो अटैक सबमरीन बनाएंगे। और जो अटैक सबमरीन बनाएंगे वो रशिया की अकुला क्लास के करीब 12 से 13,000 टन की होगी। तो उस पर भी ट्विन रिएक्टर्स लगेंगे, और ट्विन रिएक्टर या एक रिएक्टर लगाएंगे तो उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, मतलब 190-200 मेगावाट का उसके ऊपर होगा। तो उसमें नंबर ऑफ मिसाइल्स जो है ना वो दुगनी तिगनी हो जाएंगी, और वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स का उसमें यूज हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ना उसमें वर्टिकल लॉन्च टॉर्पिडो ट्यूब्स भी एक्स्ट्रा हो जाएंगी, और उनकी जो SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स होगी इन 3 अटैक सबमरीन में, उनकी रेंज भी करीब वो 8 से 10,000 किलोमीटर तक, 8,000 किलोमीटर तक तो हो ही जाएगी, और वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये
और आज जो है ना हमारे पास में सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो ब्रह्मोस हैं। तो ब्रह्मोस के वर्जन को कैसे रेट्रोफिट जो है ना वो सबमरीन में भी लगाया जा सकता है, या कल को जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हम बना रहे हैं ग्राउंड लॉन्च्ड, उनको किस तरीके से जो है ना वो यूज किया जा सकेगा इस तरह की अटैक सबमरीन में। तो एक बहुत ही पोटेंट वेपन होगा। और ये तीन जो हैं वो पहले बनेंगी एलएनटी और एसबीसी विशाखापट्टनम के कोलैबोरेशन में, लेकिन उसके बाद भी जो है ना तीन और बनाई जाएंगी। और हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 10 न्यूक्लियर प्रोपेल्ड शिप्स। तो अभी हम जो नेक्स्ट क्लास ऑफ हमारी डेस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में या लैंडिंग क्राफ्ट्स के बाद में जो हमारे पास में 4 हैं, या एक तरीके से लैंडिंग के साथ साथ में जो सपोर्ट शिप्स हैं बड़े बड़े हमारे, इस तरह के हो सकता है कि हमारे कल को सपोर्ट शिप जो हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर की तरीके से हैं वो ऐसे बड़े जो है ना वो 30-40,000 टन के इस तरीके के जो है ना न्यूक्लियर प्रोपल्ड हम बनाएं, जिनके ऊपर से हम सिर्फ ड्रोन्स, तरह तरह के ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स, अंडर वाटर ऑटोनोमस सबमर्ज्ड व्हीकल्स, auto operated sea explorations, all these things we can carry out from this big support ship. They will also be propelled 3 to 4 by nuclear propulsion, as we have got a very powerful, strong 200, 190 to 200 megawatt electric nuclear reactors, and we have perfected the technology. Similarly, destroyers. So destroyers, to increase the capacity and tonnage, say bringing destroyers to near about 15,000 plus tons, and then increasing their missile carrying capacity, there will be a deadly combination. And then, you know, having an sort of an as we have already connected 10 warships in our integrated command and control and air defense systems, they will also be controlled with all kind of an you know, the kill web or kill capacity which Indian Navy and our integrated air defense is having, which is controlled by, so that so these 10 other platforms other than the nuclear aircraft carrier will be nuclear propelled, and in that the support vessels, the landing crafts will be having these capabilities where the large numbers of drones could be operated, both type of different type of drones and UAVs and autonomous underwater vehicles, those, and they will be carrying the similarly extended range torpedoes. I think we must be having now at least 3,000. Similarly, now, like the missiles technology we have perfected. At present, in missile technology, India has become number one, and we have the best missile capabilities. That not only now supersonic missiles, now we are developing, and we have already demonstrated Agni 5 and Agni 6, and now we are making the hypersonic missiles which could go from 8 Mach to 20 Mach speed strike, with the extended range from 10,000, 8,000 to any limits which could be extended. So today Indian Navy has gotten capabilities and capacities to build up any kind of missiles which the end user, like Indian Navy, Indian Air Force, and Indian Army demands from DRDO. So that is, I salute this capabilities of DRDO and other now private players, those are going to be involved. So now Kaveri engine also will be used, whatever we have developed, which will be used on unmanned combat air vehicles, UCAVs. And UCAVs will be having the marine version as well, which could be operated from aircraft carrier, future nuclear propelled, the landing crafts, or the big fleet support ships. That will be the future. So Indian Navy projection is that Indian Navy from 140, 145 ships will be 175 plus ships strength
by 2030, and we have got a projection and aspirations to be 200 plus ships by 2035, so that now Indian Navy aspirations are changing from not only to become in true sense the blue water navy, but to become multi-regional operating navy, so that we can operate anywhere, we can protect the maritime interest of India in future, be fitting to the growing capabilities of economically, so that not only Indians but our allies in the friends and the global fraternity, we are able to protect at high seas anywhere, as we have already shown our capabilities, as we have got very deadly combination of sea commandos. They can operate from helicopters anywhere. They are the divers also. They can operate underwaters. They can operate on board ship on surface of the sea. They can operate in the sky. And now even the space components will be integrated with naval capabilities to have our own Navik GPS system. So Indian Navy projection is side by side, as I said, 3000 will be having the long range extended range torpedoes. Similarly, the missiles range, the next generation BrahMos missiles will be installed, will be having extended range. The same way our aircraft like MiG-29 or later on the Rafale and all marine version will be having the extended range of beyond vision range BVR capabilities. And similarly, like we are going to have airborne AWACS for the ISR, that is intelligence gathering, surveillance, reconnaissance, near about 20 such kind of more number of platforms to be airborne. And similarly, the Indian Navy is going to have near about 500 odd ships by 2035 to 40, and similar number of unmanned air vehicles or drones in different capacities, different range, stealth capabilities, all these things. So this is the projection, and beside this, the dedicated near about 15 to 20 dedicated pseudo satellites. Those are going to take care the information gathering and feeding the real-time data during war to our integrated platforms. Those are going to be connected in Indian Navy, a formidable combination which will not only be, assuring the safety to the Arabian Sea, to the Indian Ocean, and at nearby Malacca Strait and Andaman Nicobars and Bay of Bengal. We have already signed a treaty with Singapore, Japan, and other nations to do the active patrolling in Malacca Strait, and that gives us that, the capabilities that Indian Navy is not only capable, but now we can meet our aspirations to take care of safety from the sea routes. एंड ऑल इंडियन, हमारे सभी भारतवासी जो है ना, पूरी तरह से पूर्णतः सी रूट, जिस तरीके से मैंने इंडियन नेवी के बारे में आपको बताया है कि आज हमारी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरीके के हमारे एस्पिरेशंस हैं, किस तरीके हमारे प्रोजेक्शंस हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भारतीय नौसेना सभी चीज़ों से चौकस है। भारत का जो नौसेना का डिज़ाइन ब्यूरो है वो एक से एक अच्छे वेपन, सुपीरियर वेपन वो भारतीय नौसेना में ऐड करता जा रहा है और वो डिज़ाइन करता जा रहा है। इसीलिए आज हमारे पास में कैपेबिलिटीज़ है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं, स्टेट ऑफ आर्ट डेस्ट्रॉयर द बेस्ट इन द वर्ल्ड बना रहे हैं, स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहे हैं, माइन स्वीपर्स बना रहे हैं, एंटी सबमरीन वारफेयर शिप्स बना रहे हैं, माइन लेइंग बना रहे हैं, तो सपोर्ट शिप, सबमरीन सपोर्ट वेसल और लैंडिंग क्राफ्ट्स
इसी तरीके से फ्लीट सपोर्ट्स एंड ऑक्सिलरी शिप्स, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स, unmanned fast moving interceptor boats, and different kind of planes and helicopters, UAVs, UCAO, all these are going to be added with Indian Navy, and Indian Navy man is trained throughout the year 24 by 7. The entire Navy uniformed people and near about 70 to 80,000 civilian people, those are supporting the uniformed people, all are working towards that Indian Navy meets the aspirations of Bharatvarsh becoming a self-reliant nation, a Viksit Bharat, and a superpower. Indian Navy already stands among first four in each and every capabilities in the world. I salute all the personnel of Indian Navy for these capabilities and the kind of planning and capacities we are going to have under a vision of our Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, and our Chief of Naval Staff, CDS, and other two chiefs of Army and Air Force, and our stealth forces or strategic forces or space forces and entire paramilitary forces. Jai Hind, Bande Matram.